आज हमको एक नया पॉइंट स्टार्ट करना है आपके पास। यहाँ पर कल हिंदी व्याकरण के अंतर्गत कहानी जो है वो स्टोरी टेलिंग फॉर्म में उसको स्टार्ट किया था। आज जो है वहाँ से अपन शुरू करते हैं। अगर आपको याद हो तो कल हमने एक आपको प्रश्न दिया था और प्रश्न आमतौर पर ये दिया था कि ये जो आपके पास अक्षर है, ये अक्षर के दो प्रकार होते हैं, जिसमें एक टाइटल आपके पास यहाँ पर आया था बद्ध अक्षर और दूसरा आपके पास यहाँ पर नाम आया था वो था इसमें यहाँ पर मुक्त अक्षर। ये पॉइंट जो है कल आपको यहाँ पर बताया था कि दो पॉइंट होते हैं, एक आपके पास बद्ध और दूसरा मुक्त। बाई चांस अगर किसी एक व्यक्ति के अनुसार अगर पूछ ले कि इस वाले क्लासिफिकेशन का मेन सपोर्टर कौन है, तो इसका मेन सपोर्टर था आपके पास यहाँ पर कृष्ण शास्त्री। और उम्मीद है कि आपने जो है इन कृष्ण शास्त्री की बात को जो है वो अच्छे से सुन लिया होगा, या आपने जो है इसमें यहाँ पर देख लिया होगा कि हाँ चलो ठीक है, दो प्रकार के होते हैं। लेकिन आगे ये कहा था कि बाई चांस जब अगर आपको यहाँ पर परिभाषा पूछ ले कि मुक्त अक्षर किसे कहते हैं या बद्ध अक्षर किसे कहते हैं, तो मुझे लगता है कि वो आप लोगों ने सर्च कर लिया होगा, इतना मुझे विश्वास है। जो मेरे साथी ऑनलाइन बैठे हुए हैं उन्होंने भी, और जो ऑफलाइन बैठे हुए हैं उन्होंने भी, है ना। तो यहाँ पर जब अगर आपके पास, मैं मान लेता हूँ कि आपने कर लिया है, मैं इसमें अब यहाँ पर डिस्कस करता हूँ कि मुक्त कॉन्सेप्ट क्या है और आपके पास बद्ध का कॉन्सेप्ट क्या है। यहाँ पर मैंने जो है एक शब्द लिखा, वो शब्द लिखा आपके पास विराट, है ना। अनुष्का के विराट लिखे हैं अपन ने यहाँ पर, और यहाँ पर लिखा है वो टाइटल है मान लो आपके पास अनुष्का। तो जब अगर अपने पास ये दो एग्जाम्पल आते हैं तो इन दो एग्जाम्पलों में हम इसमें यहाँ पर क्या पा रहे हैं, उससे जो है इसकी परिभाषा बनती भी दिखाई देगी, या उससे जो है हम इसकी डेफिनेशन यहाँ पर बना लेंगे। अब इसमें हमने ये देखा कि इसका जो एंडिंग वाला जो पॉइंट है, इस एंडिंग वाले पॉइंट पर आपके पास यहाँ पर स्वर हैं। इसके जब अगर हम यहाँ पर एंडिंग पॉइंट पर अगर बात करते हैं तो इसका एंडिंग पॉइंट जो है वो आपके पास यहाँ पर व्यंजन है। तो जब अगर आपके पास यहाँ पर किसी अक्षर के अंत में आपको अगर स्वर आता हुआ दिखाई देता है, तो उस पॉइंट को जिस नाम से जाना जाता है वो कहलाते हैं आपके पास यहाँ पर मुक्त वाले। और उसी प्रकार से जब अगर आपके पास यहाँ पर किसी अक्षर के अंत में या किसी शब्द के अंत में जब अगर आपको यहाँ पर व्यंजन आता हुआ दिखाई देता है, तो उसको हम यहाँ पर जिस नाम से जानते हैं वो पॉइंट आपके पास क्या कहलाता है, उसे बद्ध अक्षर के नाम से जानते हैं। डेफिनेशन जो है वो इंपॉर्टेंट है, बाई चांस यदि आ जाती है तो ये आपके लिए लीडिंग वाला चैप्टर रहेगा, क्योंकि हर कोई व्यक्ति जो है इसकी परिभाषा को सही कर दे ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपके पास यहाँ पर कल का वाला जो पॉइंट था जिसमें आपका एक होमवर्क था, उस होमवर्क को अपन ने यहाँ पर इसमें कंप्लीट किया। बाई चांस यदि अगर अपने पास यहाँ पर जब इसका एक अन्य नाम अगर पूछ ले, तो इनको जो है यहाँ पर इस नाम से भी जाना जाता है, इन्हें शीर्षांत अक्षर के नाम से भी जानते हैं। किनको? तो आंसर आपके पास आया मुक्त को। उसी प्रकार से जब अगर इस वाले की पॉइंट की बात अगर आती है तो इसको यहाँ पर गह्वरांत अक्षर के नाम से भी यहाँ पर जाना जाता है, इनको पहचाना जाता है। मतलब बद्ध अक्षर का दूसरा नाम आपके पास क्या है, तो वो आपके पास यहाँ पर आया गह्वरांत, और आपके पास यहाँ पर मुक्त अक्षर का अन्य नाम क्या आया, तो वो आया आपके पास यहाँ पर शीर्षांत अक्षर। बाई चांस कभी अगर और अंदर आपको ले जाता है और ये पूछ ले कि ये जो आपके पास यहाँ पर बद्ध है या जो गह्वरांत है ये कितने प्रकार का होता है, तो इसका आंसर भी जो है वो आप यहाँ पर दे सकते हैं कि ये आपके पास दो प्रकार के होते हैं। फिर नाम आते हैं इसमें यहाँ पर कौन से, तो एक आता है आपके पास पूर्व गह्वर के नाम से इसको जानते हैं, और दूसरे को जो नाम दिया जाता है वो है आपके पास यहाँ पर पश्च गह्वर के नाम से इसको जानते हैं। तो ये आपके पास यहाँ पर वर्णमाला का एक बहुत शानदार वाला डीप वाला कॉन्सेप्ट जो अन्य से आपको अलग करेगा। आपके पास यहाँ पर ये चीजें इसमें यहाँ पर रहनी चाहिए। ठीक है, फिर हम यहाँ से जब इसमें आगे की तरफ बढ़े थे तो कल जो है वो अपना पॉइंट कहाँ तक आ गया था, तो जो वर्णमाला का जो भेद है या वर्ण के जो भेद हैं, जहां पर आपने एक नाम लिया था स्वर और दूसरा नाम लिया था आपने व्यंजन,
इसके बाद में यहां पर स्वर की परिभाषा क्या है, व्यंजन की परिभाषा क्या है, ये पॉइंट अपन ने डिस्कस कर लिया था। ओके, तो ये जो मेरे ऑनलाइन वाले जो साथी हैं वो हाना में कुछ न कुछ जो है वो जवाब देते चलें। कल हमने जो है यहाँ पर इसमें पॉइंट में क्या किया था, तो स्वर की परिभाषा, व्यंजन की परिभाषा डिस्कस कर ली थी। वहां से स्वरों की संख्या, व्यंजनों की संख्या भी जो है वो अपन ने डिसाइड कर लिया था। अब वहां से एक अगले स्टेप पर बढ़ना था और वो पॉइंट आपके पास है यहाँ पर स्वरों का वर्गीकरण। जब अगर आपके पास यहाँ पर स्वर के वर्गीकरण की बात अगर इसमें स्टार्ट होती है, स्वरों का वर्गीकरण जब अगर किया जाता है, तो इसमें सबसे पहला नाम आपके पास यहाँ पर जो आता हुआ दिखाई देता है, इसमें कई प्रकार से क्लासिफिकेशन देखेंगे, जिसमें यहाँ पर पहला नाम है किसका, तो आंसर आता है कामता प्रसाद गुरु का पहला नाम जो है इसमें यहाँ पर आता हुआ दिखाई देता है। इस पंडित कामता प्रसाद गुरु ने, जिनको हम यहाँ पर हिंदी के पाणिनि के नाम से भी जानते हैं, पर बाई चांस और एक बात याद रखिएगा कि जब अगर पंडित कामता प्रसाद गुरु का नाम वहां पर नहीं हो तब आप वहां पर किशोरी दास वाजपेयी का नाम भी याद रखना। हिंदी का पाणिनि जो है किसे कहा जाता है, तो पहला ऑप्शन, पहली प्रायोरिटी पंडित कामता प्रसाद गुरु। जब वो नहीं होगा तब दूसरी प्रायोरिटी आपके पास यहां पर क्या, तो इसमें आएगा किशोरी दास वाजपेयी। ये दोनों, क्योंकि देखिए आजकल एक ट्रेंड ये चल गया है कि सारे उत्तर सही हैं, सबसे ज्यादा सही कौन सा है, सारे उत्तर गलत हैं, सबसे कम गलत कौन सा है। ये भी हमको यहाँ पर छांटते हुए आना चाहिए, क्योंकि सब कुछ आपके रटे रटाए के बिहाव पर एग्जाम होती है, ऐसा जो है ट्रेंड आजकल नहीं रहा है। तो यहाँ पर आपके पास जब अपन इनकी बात करें तो दो प्रकार के होते हैं, जिनमें इनके अनुसार वो दो नाम जो है वो आपके पास कौन कौन से हैं। तो टाइटल आपके पास एक आता हुआ दिखाई देता है, वो पॉइंट है आपके पास यहाँ पर मूल स्वर, और दूसरा नाम जो इसमें आता है वो पॉइंट आपके पास है यहाँ पर संधि स्वर। एक पॉइंट आपके पास मूल स्वर, दूसरा आपके पास यहाँ पर संधि स्वर। कर्मचारी चयन मंडल की परीक्षाओं में पहली बार यहां पर संधि स्वर के प्रश्न जो नेक्स्ट टाइटल गए उसमें वहां पर देखने को मिले, इससे पहले जो है कभी नहीं मिले थे। सेंट्रल लेवल के एग्जाम में तो अपन इसको पाते ही थे कि हाँ इस पर कोई एग्जाम्पल आ रहे हैं यहां पर। तो यहां ये ध्यान रखिएगा कि संधि स्वर से रिलेटेड पॉइंट जो है वो आपके पास आना चालू हो गए नेक्स्ट वाले से, क्योंकि प्रश्नों का लेवल जो है वो अब आपके पास यहां पर जब आप सोचते हो तो उससे थोड़ा सा एग्जामिनर भी आगे चलना शुरू कर देता है। लेकिन हमको जो पैटर्न एक बार आ चुका है उसकी जानकारी सब हमारे पास यहां पर होनी चाहिए। मूल स्वर की बात आती है तो इसमें यहां पर ऐसा कहा जाता है कि ऐसे स्वर जिनका उत्पत्ति स्थान जो है वो आपके पास यहां पर जो अपने आप में ही उत्पन्न हो गए हों, ऐसे स्वर जो अपने आप में उत्पन्न हो गए हों या किसी और से उत्पन्न नहीं हुए हों, जो मूल हैं, जो ओरिजिनल हैं, जो मिश्रण नहीं है किसी का, किसी प्रकार से कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, उस पॉइंट को यहां पर जो नाम दिया जाता है वो नाम दिया जाता है आपके पास यहां पर मूल स्वर। अब इसमें जिन चार स्वरों की बात आती है वो एक है आपके पास अ, एक है आपके पास ई, एक है आपके पास उ और एक है आपके पास यहां पर ऋषि। इसमें भी एक बात और ध्यान रखिएगा, बाई चांस कभी एग्जामिनर आपको अगर फंसाने की कोशिश करता है तो आप यहां पर ऐसा याद रखना कि मूल स्वरों में भी यदि अगर मूल स्वर पूछ ले तो वहां पर उसका आंसर लीजिएगा वो है आपके पास अ। आप वहां पर कंफ्यूज की श्रेणी में ना जाएं और आपको ऐसा ना लगने लगे कि अरे यार ये जो है यहां पर कैसे पॉसिबल है। तो टाइटल आपके पास इसमें कि मैंने आपको बता दिया है, जहां पर आप इसको याद रखेंगे कि यदि मूल स्वरों में भी मूल स्वर अगर आपके पास पूछता है तो इसका उत्तर अ। ये जो है कहीं ना कहीं किसी प्रकार का प्रश्न आ चुका है, इसलिए आपके माइंड में यहां पर होना चाहिए। वैसे तो आपके पास ये पॉइंट आया मूल स्वर कौन कौन से, तो ये हैं, क्योंकि ये किसी का कॉम्बिनेशन नहीं है, ये जो है अपने आप उत्पन्न हुए हैं। फिर यहां से जब आगे की तरफ चलते हैं, संधि स्वर में पहला तो इसकी परिभाषा को याद रखना है। बेसिकली संधि शब्द का मीनिंग होता है वो है जोड़। संधि शब्द का जो मीनिंग होता है वो शब्द है आपके पास जोड़। तो आएगा कि यहां पर किसका जोड़, तो आंसर आता है कि जब दो दो स्वरों के जोड़ की बात करते हैं या जब दो दो स्वरों के मेल से या जब योग से कोई नया स्वर बनता है तो उस पॉइंट को जिस नाम से जानते हैं वो कहलाता है संधि स्वर। फिर यहां पर इसमें आगे क्या हुआ कि इसको भी जो है इन्होंने दो भागों में बांटा।
एक नाम जो है वो आपके पास यहां पर लिया दीर्घ स्वर और दूसरे का जो नाम लिया वो टाइटल है आपके पास यहां पर संयुक्त स्वर। तो ये प्रश्न भी आपको यहां पर मिल चुका है कि संधि स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो आंसर आपके पास गया कि संधि स्वर जो है वो आपके पास दो प्रकार के हैं। फिर बात आई यहां पर कि दो प्रकार कौन कौन से हैं। ऑप्शन दे दिए वहां पर कि मूल दीर्घ, मूल संयुक्त, या फिर आपके पास यहां पर दीर्घ संयुक्त, और उसने जो है चौथा ऑप्शन जो और बनाना है वो बना करके आपको दे दिया। तब आपके पास पॉइंट आया यहां पर कि दीर्घ और संयुक्त के नाम से जानते हैं। अब इनमें क्या है कि इनकी परिभाषाओं को याद रखने के लिए आपके पास यहां जो शब्द चाहिए वो टाइटल है इसमें समान, और यहां पर टाइटल चाहिए वो है आपके पास असमान। इसके बिहाव पर इनकी परिभाषाएं आपको याद हो जाएगी। एक आपको चाहिए समान, दूसरा पॉइंट चाहिए आपके पास यहां पर असमान। क्या इससे परिभाषाएं कैसे हो जाएगी? तो इसमें यहां पर ऐसा कहा जाता है कि दीर्घ स्वर की परिभाषा जब लेते हो तो इसमें ऐसा कहते हैं कि ये ऐसे स्वर हैं जो एक समान स्वरों से मिलकर के बने हुए हैं। तो जब समान स्वरों के मेल से, योग से बनने वाले जो नए स्वर होते हैं उनको जिस नाम से जाना जाता है वो कहलाते हैं आपके पास क्या? तो उनको जो है यहां पर दीर्घ स्वर के नाम से जानते हैं। कौन कौन आते हैं यहां पर? तो जब अगर अपन दीर्घ की बात करते हैं तो दीर्घ के अंतर्गत आपके पास जो आने वाला पॉइंट है उसमें आपके पास एक है आ, एक है आपके पास यहां पर ई, और एक है आपके पास यहां पर उ। ये जो है दीर्घ स्वर के अंतर्गत जाते हैं। कैसे? समान स्वरों से मिलकर के बने हैं। तब आपके पास आता है कि इसका जो योग है वो है आ प्लस आ। जब इसकी बात करते हो तो ये है आपके पास यहां पर ई प्लस ए, और जब इसकी अगर बात करते हैं तो ये है आपके पास यहां पर ओ प्लस ओ। तो ये कॉन्सेप्ट आपके पास इसमें यहां पर, क्योंकि दोनों जो है वो आपके पास समान कैटेगरी के हैं। जब यहां से बात आती है संयुक्त की, परिभाषा आपने याद कर ली असमान स्वरों के योग से। तो यहां एग्जाम्पल में कौन आते हैं? तो इसके एग्जाम्पल में जो पॉइंट आपके पास आता है वो है आपके पास यहां पर 4, एक, ये आपके पास यहां पर 2, तीसरा जो है वो आपके पास यहां पर ओ, और चौथा जो है वो आपके पास यहां पर औ। ये 4 जो है इसके अंदर आते हैं, ए, आई, ओ और औ। जब अगर आप इसके क्लासिफिकेशन की बात करते हो तो ये मिलकर बना है आ प्लस ई से। इसके क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो ये बना है आ प्लस ए से। ये वाला बना है आपके पास यहां पर आ प्लस उ से, और ये बना है आपके पास यहां पर आ प्लस ओ से। तो इसमें इनका ऐसा कहना रहता है कि ये दोनों असमान है, ये दोनों असमान है, ये दोनों असमान है, ये दोनों असमान है। परिभाषा का कीवर्ड मिल गया कि दो असमान स्वरों के योग से बनने वाले जो नए स्वर होते हैं उसको हम यहां पर जिस नाम से जानते हैं वो कहलाते हैं आपके पास संयुक्त स्वर। तो ये आपके पास यहां कि मूल स्वर क्या? तो जिनकी उत्पत्ति अपने आप हुई हो। संधि स्वर क्या? जो दो स्वरों के योग से बने हुए हो। दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से? दीर्घ और संयुक्त। दीर्घ क्या? जो दो समान स्वरों के योग से बने हो। संयुक्त क्या? तो इसका पॉइंट गया आपके पास कि दो असमान स्वरों के योग से बनने वाला जो पॉइंट है उसको अपन ने यहां पर संयुक्त स्वर के नाम से जान दिया। और एग्जामिनेशन हॉल का ये प्रश्न है, क्या ए किन से मिलकर बना है, आई किन से मिलकर बना है, ओ किन से मिलकर बना है, और औ किन से मिलकर के बना है? ये एग्जामिनेशन हॉल के क्वेश्चन है। तो इसलिए जो है आप इस पे यहां पर रेडी रहिएगा, तैयार रहिएगा। अब यहां से चलते हैं इसमें आगे की तरफ। दूसरा वाला जो इसका क्लासिफिकेशन जो आता है वो दूसरा वाला क्लासिफिकेशन यहां पर आता है इसमें स्वरों का कि उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण कितने प्रकार से होता है? तो यहां पर आपके पास बात आती है इसमें, तो इसका आंसर जाता है 3, 1, 2 और आपके पास 3। पहला नाम जो है वो आपके पास आता है वो टाइटल है इसमें यहां पर ह्रस्व स्वर। दूसरा नाम जाता है वो है आपके पास यहां पर दीर्घ स्वर, और तीसरा नाम जो जाता है वो है आपके पास प्लुत स्वर। पिछली बार इसने खूब धूम मचाया प्लुत स्वर ने, ठीक है। तो जब अगर हम यहां पर ह्रस्व स्वर की अगर बात करते हैं तो ह्रस्व स्वर का कॉन्सेप्ट आपके पास क्या है? तो देखो परिभाषा याद रखना बड़ा इजी है। थोड़ा सा माइंड यदि आप चला लोगे तो परिभाषाएं याद रखना इजी है। कैसे? पॉइंट आपके पास ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। यदि अगर आपको ये क्रम से याद है
तो यहां लिखा 1, यहां लिखा 2 और यहां लिखा आपके पास 3। जब अगर आपके पास इस प्रकार की स्थिति है कि 1 2 3 जो है इसमें यहां पर अपन ने लिखा है, इसका मतलब है कि ये कम से कम समय लेगा, ये इससे जो है वो दुगुना समय लेगा और ये वाला जो है इससे यहां पर तिगुना समय लेगा। पहले वाले के लिए आपको याद रखना है कम से कम, दूसरे वाले के लिए रखना है दुगुना इसका, तीसरे वाले के लिए रखना है वो है तिगुना। ये 3 नंबर पर आया है तिगुना, किसका आंसर है आपके पास हस्व का। क्या यहां से इसमें, तो इसकी परिभाषा जैसे अपन ने यहां पर कह दी कि ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में कम से कम समय लगता है, ऐसे स्वरों को जिस नाम से जानते हैं वो पॉइंट आपके पास कहलाते हैं हस्व स्वर। यहां कौन आते हैं, तो यहां आपके पास आते हैं ये वाले, एक अ, दूसरा आपके पास ई, तीसरा आपके पास उ और चौथा आपके पास यहां पर रे। फिर यहां से जब आगे की तरफ निकलते हैं दीर्घ में, तो परिभाषा तो मैंने आपको बताई दी। क्या, तो परिभाषा मैंने आपको यहां पर एक शब्द याद करवाया और वो टाइटल है आपके पास दुगुना, कि ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दुगुना समय लगता है उन्हें दीर्घ कहते हैं, दीर्घ स्वर के नाम से जानते हैं। अब यहां पर आपके सामने एक चैलेंज आएगा। चैलेंज आमतौर पर यह है, आपके पास आ ई उ और आपके पास ए, आपके पास आई ओ और ये है आपके पास औ। अब आपकी समस्या इसमें यहां पर क्या आ गई, अभी पंडित कामता प्रसाद गुरु का क्लासिफिकेशन देखा तो वहां पर ऊपर वाले जो 3 हैं, बड़ा आ, बड़ा ई और बड़ा उ, इन तीनों को जो है अपन ने यहां पर नाम क्या दिया था, तो इन तीनों को नाम दिया था वो था दीर्घ। नीचे वाले आपके पास ए आई ओ औ को नाम क्या दिया था, तो उनको दिया था संयुक्त, और इन महोदय ने दीर्घ में ही इनको यहां पर रख लिया है। इसको हम यहां पर कैसे दूर करेंगे, अभी मैं प्रश्नों के ऑप्शन से आपके इसमें यहां पर डाउट क्लियरेंस इसमें होगा, क्योंकि ये भी जो है कोई छोटा मोटा विद्वान नहीं है। वासुदेव नंदन प्रसाद का ये कॉन्सेप्ट है और उन्होंने यहां पर रखे हैं, पर हमको जब लगाना होगा उत्तर, तो हम यहां पर उत्तर क्या लगाएंगे उसको जो है मैं इस वाले कॉन्सेप्ट को लेकर के फिर आपको यहां पर प्रश्न वाली सीरीज बताता हूं कैसे चलेंगे। इसमें पॉइंट आया आपके पास प्लस स्वर क्या होते हैं। तो परिभाषा के लिए अपन ने शब्द ले लिए यहां पर तिगुना, है ना। परिभाषा के लिए जो शब्द ले लिया वो है आपके पास इसमें क्या, तो आंसर आया तिगुना। किसका तिगुना, ह्रस्व स्वर का तिगुना। परिभाषा का लोड खत्म, कि ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में 3 गुना समय लगता है ह्रस्व स्वरों के मुकाबले, उन्हें प्लुत स्वर के नाम से जानते हैं। अब यहां पर जब इन्हें प्लुत स्वर के नाम से अगर जानते हैं तो इसमें यहां पर कौन कौन आता है, तो इसमें यहां पर आपके पास जो आने वाले टाइटल हैं वो टाइटल है अंग्रेजी के एस के समान दिखाई देने वाला और हिंदी के 3 के समान दिखाई देने वाला। अब यहां से जब इसमें आगे की तरफ कि इनका उपयोग जो है कभी कहीं क्या देखा है, तो आंसर है कि यस। जब अगर आपको संस्कृत में एक शब्द लिखना हुआ हो और मान लो जो है आपको यहां पर लिखना है कॉपी, तब ऐसी स्थिति में जब आपने ये कॉपी लिखा तो ये बेसिकली आपके पास यहां पर प्लुत स्वर है। जब अगर आपको यहां पर अगर लिखना हुआ इसमें ओम, तो जब आप ओम इसमें यहां पर लिखते हो, ऐसी स्थिति में आप जो है यहां पर बीच में इस प्रकार का पॉइंट यूज करते हो। तो ये टाइटल आपके पास अंग्रेजी के एस के समान दिखाई देने वाला, हिंदी के 3 के समान दिखाई देने वाला पॉइंट आपके पास यहां पर क्या है, प्लुत स्वर। ये प्रश्न आए। प्रश्न उसने कैसे पूछे, प्रश्न उसने वहां पर ऐसा पूछा कि जैसे मान लो ये राम है और राम के बाद ये लगा दिया, ऐसा लगा करके उसने वहां पर प्रश्न पूछा और उसने कहा कि राम के बाद में जो मां है इसके बाद में जो लगने वाला पॉइंट आपके पास है ये कौन सा स्वर है। तब वहां पर इसका आंसर देना था कि ये जो है प्लुत स्वर का आपके पास हिस्सा है। ठीक है, अब यहां से इनमें 2-3 टेक्निकल बातें ध्यान से सुनिए। बेसिकली इन स्वरों का जो महत्व है वो कहां पर है, तो इसका मतलब है कि ये जिन स्वरों का महत्व है वो आपके पास यहां पर संस्कृत भाषा में है। पहला फैक्ट आपको ये याद रखना है। इसमें इनका इंपॉर्टेंस कहां डिसाइड किया गया है, इनका इंपॉर्टेंस संस्कृत भाषा में डिसाइड किया गया है।
दूसरा पॉइंट जो है आपको ये इसमें याद रखना है कि इनके उच्चारण जो होता है, तो जब कहा जाता है कि कोई लंबी राग लगानी हो, जैसे अगर आपको ऐसा बोलना हो राम, तो यहां पर आपने कहा कि राम में जब आप या ओम जब अगर आप बात करते हो तो इसमें ऐसा कहा जाता है कि जब आप लंबी राग लगाते हो, जब आपको लंबे समय तक किसी वर्ण को खींचना हो, तो इनमें से जो है कोई ना कोई आपके पास यहां पर पॉइंट आता हुआ दिखाई देता है। तो ऐसा प्रश्न आ जाता है कि ऐसे कौन से स्वर हैं जिनका उच्चारण जब अगर हमको लंबे समय तक करना होता है तो हम वहां पर उसका उपयोग करते हैं। तो चूंकि इन सब के मुकाबले आपने पहले ही यहां पर कह दिया है कि इनमें जो है आपके पास लगने वाला समय वो जो है आपके पास यहां पर कौन सा होगा, इनके मुकाबले अधिक होगा। फाइनली टच, कम से कम समय लगे ह्रस्व स्वर, दुगुना समय लगे ह्रस्व के मुकाबले दुगुना लगे तो दीर्घ स्वर, ह्रस्व के मुकाबले 3 गुना समय लगे तो उसे हम यहां पर प्लू स्वर के नाम से जानते हैं। एक इससे माइंड में ये सवाल जा रहा है कि क्या अब हम स्वरों की संख्या जो है वो 13 ले लें? कदापि नहीं, स्वरों की संख्या 11 ही रखना है, क्योंकि आप देखोगे 4 और 7 11 और 2 13 आपके पास माइंड में आएगा। लेकिन नहीं, जो यहां पर ऑथेंटिक डेटा आपको लेकर के चलना है वो डेटा आपके पास पहले से आ चुका है। इसलिए ऐसी स्थिति में आपके पास यहां पर पॉइंट क्या गया, तो ऐसी स्थिति में जो है आप इसको यहां पर यही रखोगे। अगला पॉइंट इसमें यहां पर क्या करना है, क्या देखना है, ये वाली कंट्रोवर्सी वाली स्थिति है दीर्घ स्वर वाली। अगर आपके पास यहां पर ये प्रश्न आता है कि दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी है, और जब अगर आपको ऑप्शन इस प्रकार से वहां पर दिखाई दे रहे हैं जहां पर आपने कहा 3, एक आपके पास है 5, एक है 7 और एक है आपके पास 9, तो यहां पर ऐसी स्थिति में आंसर जो है ये लगेगा। पर अगर मान लो आपके पास यहां पर ऑप्शन इस प्रकार के हैं जहां पर लिखा हुआ है वो है आपके पास 5, 7, 9 और 11, तब उत्तर जो है वो आपके पास यहां पर ये लगेगा। अब यहां से बाहर निकल करके अगला प्रश्न यदि इस प्रकार से आता है कि निम्न में से कौन सा दीर्घ स्वर है। अब अगर ऐसा प्रश्न पूछता है और 4 ऑप्शन अगर इस प्रकार से आपको देता है कि जहां पर उसने कहा अ, या आपके पास ई, आपके पास ऊ और आपके पास आ, तो आपको लगाने में जरा भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जब अगर आपके पास ऑप्शन यहां पर इस प्रकार से इसमें आते हो जहां पर आपने कहा इसमें कि एक टाइटल आपके पास है इसमें वो है अ, एक है आपके पास ई, एक है आपके पास ऊ और एक है आपके पास ए, जरा भी मत चुकना, ऐसे समय आपके पास ऑप्शन जाएगा ए। पर यदि प्रश्न का उत्तर में यहां पर अगर आपकी गाड़ी उन्होंने फंसा दी और उन्होंने यहां पर ऐसे रख दिए, एक रखा आपके पास आ, एक रखा आपके पास री, एक रखा आपके पास यहां पर ए और एक रखा जो है वो है आपके पास ऊ। अब इसमें क्या है, इसमें आप ऐसा लेकर के चलेंगे कि आपके पास जो पॉइंट है उसमें से ये वाला उत्तर तो है ही नहीं, ये वाला उत्तर भी जो है वो आपके पास नहीं है, पर 2 में आपकी गाड़ी फंस गई कि अब दीर्घ स्वर किसे लगाएं। तब ऐसी स्थिति में इसका उत्तर इस प्रकार से यहां पर निकाला जाता है कि आप लिखते हो पंडित कामता प्रसाद गुरु के अनुसार कौन से हैं, तो आंसर आपके पास आया ये है। वासुदेव नंदन प्रसाद के हिसाब से कौन से हैं, तो आपके पास यहां पर जो आंसर आया वो इस प्रकार से है इसमें। तो ऐसी स्थिति में जब अगर आपके पास ये पॉइंट अगर आए तब आप ये देखो कि अब इसका उत्तर वो लगेगा जहां पर दोनों लोग सहमत हैं। तो इस पॉइंट पर दोनों सहमत है, इस पॉइंट पर दोनों सहमत है, इस पॉइंट पर दोनों सहमत है, इस पॉइंट पर दोनों सहमत नहीं है। इसलिए इसका ये उत्तर सही है 80% और ये आंसर जो है वो आपके पास यहां पर सही है 100%। तो इसका आंसर जो है वो आपके पास क्या लगेगा, तो वो पॉइंट आपके पास आएगा यहां पर आ। जब अगर आपके पास इस प्रकार से डायलेमा वाली स्थिति में होंगे तब आपके पास होगा आंसर यहां पर क्या, तो उसने कहा कि दोनों कौन से बिंदु पर आकर के एक मत होते हैं, तो जिस बिंदु पर आकर के दोनों एक मत होते हैं वो वाला पॉइंट आपके पास यहां पर चला जाएगा। ठीक है, तो मैं मान करके चलता हूं यहां पर कि ये जो उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर आपके पास यहां पर जो स्वरों का वर्गीकरण है और उनका जो क्लासिफिकेशन है वो अब आपके पास यहां पर आ चुका है। फिर यहां से अगर अपन आगे की तरफ बढ़े तो अगला पॉइंट आपके पास यहां पर तीसरा पॉइंट ऐसा आता है और वो आता है इसमें औष्ठाकृति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। जब इस आधार पर आप औष्ठाकृति के आधार पर आप स्वरों का वर्गीकरण देखते हो
तो इसमें यहां पर दो प्रकार से जाएगा। तो आंसर आया कौन सा? तो एक जाएगा इसमें यहां पर वृत्ताकार, दूसरा नाम जाएगा आपके पास यहां पर अवृत्ताकार। अब इसमें यहां पर आगे की तरफ इसका एक नाम और लिया उन्होंने, वो लिया यहां पर वृत्तमुखी भी इसको नाम दे दिया, और इधर की तरफ यहां पर नाम दिया, वो टाइटल है आपके पास अवृत्तमुखी। फिर यहां से समय के सापेक्ष में कुछ जगह जो है अब ये भी यहां पर एग्जामिनेशन हॉल का हिस्सा बन गए कि इनको हम यहां पर वर्तुलाकार स्वर भी कहते हैं, और इनको जो है हम यहां पर अवर्तुलाकार स्वर के नाम से भी जानते हैं। ये जो है आपके पास है ना। अब ये जो आपके पास यहां पर नाम आते हैं इसमें कि एक को जो है अपन कहते हैं वृत्ताकार, वृत्तमुखी या वर्तुलाकार, दूसरा आपके पास अवृत्ताकार, अवृत्तमुखी और अवर्तुलाकार। एक बार प्रश्न उसने पूछ लिया, क्या प्रश्न उसने यहां पर ऐसा पूछ लिया, प्रश्न ऐसा पूछ लिया कि औष्ठाकृति के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो ठीक है, सबने लगा दिया दो। दूसरे दिन ये प्रश्न फिर रिपीट हुआ और उसने कहा कि औष्ठाकृति में कितने स्वरों का वर्गीकरण किया जाता है? तो बेसिकली जब यहां पर आया कि कितने स्वरों का वर्गीकरण किया जाता है, तो इसका उत्तर जो है वो लेना था यहां पर 10। कितने स्वरों को हम बांटते हैं दो भागों में, तो आंसर आपके पास आता है 10। तो ऐसा कौन सा पॉइंट रह गया जिसको हम यहां पर क्लासिफिकेशन में नहीं बांटते? तो आंसर आता है कि जब आप इस आधार पर क्लासिफिकेशन लेते हो तो इसको जो है आप यहां औष्ठाकृति के आधार पर ये कहीं नहीं जाता। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जब तुम इसका प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो इसका प्रोनाउंसिएशन करने के दौरान जो है वो हम यहां पर री का उपयोग कर लेते हैं, और इसका प्रोनाउंसिएशन ऐसा लगता है जैसा हम किसी व्यंजन वर्ण का उच्चारण कर रहे हो। इसलिए औष्ठाकृति के आधार पर भाषा के विद्वानों के द्वारा इसको यहां पर क्लासिफाइड नहीं किया गया है और उसको बाहर की तरफ रख दिया। तो इसका मतलब है कि फिर हम क्या, यस 11 में से एक पॉइंट जो आपके पास यहां पर गया उसको साइड में कर दिया। तो अब हम यहां पर क्या 10 का क्लासिफाइड करते हैं, तो आंसर आपके पास आता है यस। 10 के क्लासिफाइड में आपके पास यहां पर, अब इसकी परिभाषा का तरीका देखना, इसकी परिभाषा के लिए आपके पास ये है और इधर की परिभाषा के लिए आपके पास ये है। ये कैसा दिखाई दे रहा है? वृत्त के समान दिखाई दे रहा है। वृत्त कैसा होता है? गोल होता है, घेरा बना करके रखा हुआ है, और ये वृत्त के समान नहीं दिखाई दे रहा है, घेरा बना करके नहीं है। इसका मतलब ऐसा हुआ कि ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में हमारे, अब यहां पर अगला जो है पॉइंट है, इसमें से एक पॉइंट निकाल लो कि इसको कहते हो, वो टाइटल है आपके पास यहां पर ओठ। अगर ये नहीं होता तो कभी कभी यहां पर ये नाम आता है कि इसको कहते हो आप होंठ। ये दोनों नाम जो है इसमें यहां पर चलते हैं, ओठ भी और आपके पास होंठ भी। तब पॉइंट आया कि ऐसे स्वर जिनका उच्चारण करें और हमारे होठों का जो आकार है, जो आकृति है, वो गोल हो जाती है, तो उसे जिस नाम से जानते हैं वो पॉइंट क्या कहलाते हैं? उन्हें वृत्ताकार स्वर कहते हैं। ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में हमारे होठों का आकार गोल नहीं होता है, वृत्त के समान नहीं होता है, उन्हें जिस नाम से जानते हैं वो कहलाते हैं आपके पास यहां पर अवृत्ताकार, अवृत्तमुखी या अवर्तुलाकार के नाम से जानते हैं। अब इसमें यहां पर कौन कौन ऐसे आते हैं? तो इसमें आता है एक आपके पास उ, दूसरा आपके पास यहां पर उ, तीसरा आपके पास है यहां पर ओ, और चौथा आपके पास है यहां पर औ। ये 4 पॉइंट जो है वो इसके अंतर्गत जाते हैं, वृत्ताकार के अंतर्गत। जब यहां पर अगर हम हैं तो कंपटीशन एग्जाम का रूल ये कहता है आमतौर पर कि जब अगर आपके पास 11 में से एक को माइनस कर दिया, 4 को यहां रख दिया, तो ये हो गए आपके पास 5। तो 11 में से अब आपके पास कितने बचे? तो आंसर आएगा 6। नहीं भी याद करोगे तो भी आपको यहां पर चल जाएगा कि वो पॉइंट कौन कौन से हैं। 1, 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये आपके पास 6। ये टाइटल आपके पास जाएंगे अवृत्ताकार। अवृत्ताकार के एग्जाम्पल ये, वृत्ताकार के आपके पास ये प्रश्न
पिछली बार इनसे यहां पर खूब आए, वो जो है आपको ध्यान रखना है। प्लस ये ध्यान रखना है कि ओष्ठाकृति के आधार पर निम्नलिखित में से किस स्वर का वर्गीकरण नहीं किया जाता, तो आप इसको यहां पर याद रखिए कि इसका हम क्लासिफिकेशन नहीं करते, इसको कहीं नहीं डालते। ठीक है, चलते हैं यहां से आगे की तरफ। जब अगला क्लासिफिकेशन आपके पास आता है तो क्लासिफिकेशन नंबर जो है वो जाता है आपके पास यहां पर 4, और इसमें यहां पर पॉइंट आता है आपके पास कि जाति के आधार पर स्वर वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। तो जाति के आधार पर आपके पास ये 2 प्रकार के होते हैं। इन 2 प्रकारों में नाम कौन कौन सा चलता है, तो एक नाम आपके पास आता है यहां पर सजातीय, और एक नाम आता है आपके पास यहां पर विजातीय। सजातीय को यहां पर एक नाम और दिया जाता है सवर्ण, विजाति को एक नाम और दिया जाता है, और वो पॉइंट आपके पास है यहां पर असवर्ण। सजाति को एक नाम और दिया गया और विजाति को एक नाम और दिया गया। अब यहां पर बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है, ये परिभाषाओं में तो दम नहीं है, लेकिन यहां आंसर ऐसे आते हैं, ये इस प्रकार से आएंगे। इसमें ऑप्शन अ, या फिर आएगा आपके पास आ, या फिर यहां पर आपके पास आएगा आ, या फिर यहां पर आपके पास आएगा इसमें ई, और इधर की तरफ जो ऑप्शन आते हैं वो ऐसे आते हैं उ, या फिर आपके पास ऑप्शन आएगा यहां पर आई, या फिर यहां पर आपके पास ऑप्शन आएगा ई आ। इस प्रकार से जो है आपके पास यहां पर चलते हैं। तो कहने का मतलब आपके पास ये है कि परिभाषाएं और इनके जो ऑप्शन वाला जो मैटर वो क्या है, तो सिंपल सी बात है कि वे वर्ण जो एक ही जाति का बोध कराते हैं या जिनका संबंध किसी एक ही स्थान से होता है, ऐसे वर्णों को जिस नाम से जानते हैं वो पॉइंट क्या कहलाता है, तो उनको हम कहते हैं सजातीय। इंग्लिश में इनको कहते हैं होमोजेनिटी। और ये पॉइंट आपके पास यहां पर विजातीय, इनको इंग्लिश में आपके पास कहा जाता है हेट्रोजेनिटी। होमोजेनिटी जो एक ही जाति का बोध कराए, एक ही स्थान का बोध कराते हैं, एक ही मां के गर्भ से जन्म लेने वाले जो बच्चे होते हैं वो आमतौर पर आपके पास यहां पर याद रखने के लिए कॉन्सेप्ट है सजातीय, और दूसरा वाला पॉइंट जो है वो आपके पास विजातीय। बस इसमें यहां पर जो बात आती है कि आंसर जब भी एग्जामिनेशन हॉल में आएंगे तो जोड़े से आएंगे। इस बात को जो है वो आप अच्छे से इसमें यहां पर याद रखें, इसे जोड़े चलेंगे। तो इसमें यहां पर आ के जो है वो आपके पास चौथा जोड़ा भी आ सकता था, अपन इसको यहां पर इस प्रकार से भी लिख सकते थे आ प्लस अ भी, है ना। ऐसे ई के 4 जोड़े और ऊ के जो है आपके पास यहां पर 4 जोड़े। इधर की तरफ आपके पास कंट्रास्ट एंट्री होगी। लेकिन ये बात ध्यान रखिएगा कि यदि कभी एग्जामिनर आपको कह दे कि ये जो है वो आपके पास यहां पर किस प्रकार का पॉइंट है, ये वाला, तो आपको लगेगा कि दोनों तो ये एक ही जाति के दिखाई दे रहे हैं। आंसर है नो, दोनों जो है वो आपके पास यहां पर एक ही जाति के नहीं है, दोनों आपके पास अलग अलग जाति के। ऐसा इसलिए क्योंकि ये दोनों मिश्रण हैं। ये इसका कॉन्सेप्ट आपके पास अ प्लस ई से बना है, इसका कॉन्सेप्ट अ प्लस ए से बना है, इसलिए इसको जो है सजाति में मत रख देना। आपको दिखेगा एक जैसा, लेकिन आपके माइंड में होना चाहिए कि यहां पर ये जो संयुक्त स्वर वाला जो कॉन्सेप्ट चलता है वो आपके पास यहां पर विजातीय में या विजातीय के अंतर्गत जाते हैं, न कि आपके पास यहां पर सजातीय के अंतर्गत जाते हैं। ठीक है, तो परिभाषा एक जाति का बोध कराए, एक स्थान का बोध कराए, सजातीय जोड़े में एग्जाम्पल इस प्रकार से, जो आपके पास यहां पर एक ही जाति का बोध न कराए, एक ही स्थान का बोध न कराए, उनको जिस नाम से जाना जाता है वो पॉइंट आपके पास यहां पर कहलाता है विजातीय। और जोड़े में जो है आपको याद रखना है, ऐसे एग्जाम्पल जो हैं इस प्रकार के जोड़े जो आपको लगते हैं उसके बावजूद ये वहां का आंसर नहीं है, एग्जामिनर आपको यही गोटी खिला देगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट जो है यहां से इसमें आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो 5वां क्लासिफिकेशन एक शानदार वाला आता है, और ये क्लासिफिकेशन है आपके पास यहां पर हरदेव बहारी का। और हरदेव बहारी ने जो है एक शब्द लिया है, वो शब्द लिया है इसमें उच्चारण स्थान। उच्चारण स्थान के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। वेरी वेरी डिफिकल्ट टाइटल, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको आगे कराने वाला टाइटल।
दो बातें बोली है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको आगे कराने वाला और आमतौर पर आपके पास यहां पर कठिन वाला टाइटल। चलिए पहले तो देखते हैं कि 5वें नंबर पर आया 5 प्रकार के होते हैं। अच्छी बात है। तो जब अगर आप इनको 5 प्रकारों में बांटते हैं तो मेरा लॉजिक ऐसा चलता है कि पहले यहां एग्जाम्पल याद कर लो, फिर नाम याद करेंगे, देखेंगे क्या है कहानी है। ठीक है, अब इसमें यहां पर ऐसा चलता है, जैसे मैंने आपको कहा एग्जाम्पल याद करो, तो इसमें यहां पर 2-2 के 5 जोड़े बनाने हैं, 1 2 3 4 और आपके पास यहां पर 5। एग्जाम्पल याद रखने में ज्यादा दिक्कत नहीं है आप लोगों को। क्यों? क्योंकि 11 में से एक को छोड़ दिया, यहां पर भी किसको आंसर आया, री को, छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जब अगर आपके पास यहां पर एक को अगर अपन ने छोड़ दिया, एक को जो है इसमें यहां पर छोड़ दिया, तो बाकी जो है वो अब आपके पास बचे जो है वो यहां पर ये वाले टाइटल। तो ऐसी स्थिति में हमने यहां पर इनको क्या करा, क्रम से लिख दिया, मतलब आपका इधर की तरफ उदाहरण याद रखने का टेंशन मैंने खत्म कर दिया। बशर्ते ये है कि इसके आधार पर जो क्लासिफिकेशन आएगा वो हमको यहां पर क्रम से याद रह जाए। क्या क्लासिफिकेशन में नाम है, तो एक पॉइंट आपके पास है यहां पर कंठ। तो जब अगर आपसे पूछता है कि कंठ के अंतर्गत कौन से आते हैं, तो ये 2 आते हैं। दूसरा लिया मैंने यहां पर तालव्य। अगर आपसे पूछ ले कि तालव्य के अंतर्गत कौन आते हैं, तो ये 2 आते हैं। तीसरा पॉइंट लिया वो है आपके पास यहां पर औष्ठ्य। अगर पूछ ले कि औष्ठ्य में कौन आते हैं, तो ये 2 आते हैं। लेकिन जब अगर आपको एग्जामिनर यहां पर पूछता है कि कंठ्य तालव्य में कौन आते हैं, तो इसका आंसर आपके पास ये है। जब अगर एग्जामिनर पूछता है कि कंठोष्ठ्य के अंदर कौन आते हैं, तब आपके पास यहां पर इसका आंसर जाता है ये वाला। सबसे ज्यादा एग्जामिनेशन हॉल में पूछा जाने वाला प्रश्न जो है वो आपके पास ये है। इन दोनों के मैं आपको नाम याद कराता हूं कैसे। यदि आपने ये शुरू के 3 नाम याद कर लिए, 1 2 और 3, ये यदि आपने यहां पर 3 पॉइंट अगर याद कर लिए, तो आप चौथे का नाम आराम से याद कर सकते हो। कैसे? कंठ, कंठ तालव्य, तालव्य पहले और दूसरे को जोड़ करके चौथा वाला नाम। 5वें वाले को आप आराम से याद कर सकते हो, 1 और 3 कंठ और औष्ठ्य, कंठ और औष्ठ्य बराबर आपके पास यहां पर कंठोष्ठ्य। ठीक है, तो ये जो अगर आपके पास यहां पर स्थिति इसमें आती हुई दिखाई दी, इसको याद रखना है। ये लीडिंग है। आमतौर पर सारे लोग स्वर के अंदर इस वाले पॉइंट तक जो है वो नहीं पहुंच पाते हैं, पर आपको जो है इसमें यहां पर पहुंचना है, आपको जो है इसमें यहां पर याद रखना है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपके पास इसमें याद रह जाएगा। अब रही बात इनकी परिभाषाओं की। इनकी परिभाषाएं कंठ क्या, तालव्य क्या, औष्ठ्य क्या, यहां न डिस्कस करके एक व्यंजनों का क्लासिफिकेशन आता है। उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजन वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, वहां इनकी परिभाषाएं आपको डिस्कस करता हूं, क्योंकि वहां पर भी ऐसे कैसे नाम उधर भी चलेंगे व्यंजनों में भी। तो इसलिए यहां से वहां तक जो है इनको बचा करके अपन लेकर के चलेंगे। ठीक है, अभी आपका काम जो है वो ये है कि एग्जाम्पल याद रह जाए कि किसके साथ यहां पर आपके पास कौन सा वाला पॉइंट है। अब इसमें यहां से जब आगे की तरफ चलते हैं, तो एक क्लासिफिकेशन आपके पास इसमें जो आता हुआ दिखाई देता है 6ठे नंबर पर, वो है आपके पास यहां पर मात्रा वाला। जब मात्रा के आधार पर यदि हम स्वरों का क्लासिफिकेशन करते हैं, तो मात्रा के आधार पर आपके स्वर जो है वो यहां पर क्लासिफाइड होते हैं 2 भागों में। तो आंसर आया कि वो 2 भाग जो है वो कौन कौन से हैं। तो इसमें एक आपके पास जाता है लघु मात्रा और दूसरा जो है वो जाता है आपके पास यहां पर गुरु मात्रा। इस प्रकार से जो है आप इसको यहां पर क्लासिफाई करते हो। जहां पर लघु मात्रा को एक नाम और दिया जाता है, वो दिया जाता है आपके पास यहां पर एक मात्रिक,
और इधर की तरफ यहां पर नाम दिया जाता है, वो टाइटल है आपके पास यहां पर द्विमात्रिक। फिर यहां से जब इसमें चलते हैं तो एक मात्रिक के अंतर्गत कौन कौन से हैं, तो 1 पॉइंट, आपके पास 2 पॉइंट, आपके पास 3 और आपके पास यहां पर 4 पॉइंट। इनको जो है कहते हो आप एक मात्रिक। इधर की तरफ जब आप देखते हो यहां पर, तो ये आपके पास 1, आपके पास यहां पर ये जो है वो आपके पास 2, आपके पास ये वाला 3, ए आई ओ, और एक पॉइंट आपके पास है यहां पर औ। ये वाले पॉइंट जो है आपके पास द्विमात्रिक या गुरु मात्रा वाले। सामान्यतः इनको जो है आप यहां पर लघु स्वर भी कहते हो और इनको जो है आप गुरु स्वर भी कहते हो। छंद में बड़ी विस्तार से इनकी चर्चाएं होती है। तो टाइटल आपके पास यहां पर आता हुआ दिखाई दिया कि मात्रा के आधार पर आपके पास 2 प्रकार के, एक पॉइंट आपके पास गया लघु और दूसरा पॉइंट आपके पास गया गुरु। ठीक है, अब इसमें यहां पर एक अच्छा में यहां से जब आगे की तरफ देखें तो परिभाषा तो सिंपल है कि जिनकी एक मात्रा लगती है उन्हें लघु स्वर, लघु मात्रा, या फिर हम एक मात्रिक जिनकी 2 मात्राएं लगती हैं उन्हें गुरु मात्रिक, या फिर जो है आपके पास यहां पर द्विमात्रिक या गुरु स्वर के नाम से कहीं ना कहीं इनको हम जानते हैं। अब यहां से इसमें अगला, आजकल एक प्रश्न का ट्रेंड ऐसा चालू हो गया है, बड़ा ध्यान से देखना है इसको। उसने यहां पर लिया कि ये जो अ जो है ये किस प्रकार का स्वर है ना, ये किस प्रकार का स्वर है। तो यहां पर जब उसने लिया तो पहला पॉइंट इसमें इस प्रकार से ऑप्शन दिए हैं। पहला उसने कहा कि ये लघु स्वर है, फिर यहां पर इसने जो है इसमें ये कहा कि ये जो है वो आपके पास ह्रस्व स्वर है, फिर यहां पर उसने कहा कि ये मूल स्वर है। इस प्रकार के ऑप्शन दिए। फिर यहां पर उसने एक जगह लिखा कि ये जो है वो आपके पास लघु हो गया, ह्रस्व हो गया, मूल हो गया, है ना। इसके बाद में एक ऑप्शन इसने यहां पर दिया कि ये आपके पास वृत्ताकार स्वर है। चौथा ऑप्शन वृत्ताकार लिखा है, ये पढ़ लेना इसको। फिर यहां लिखा उसने कि ये जो है आपके पास आवृत्ताकार स्वर है। फिर उसने ऑप्शन दिया यहां पर ये लघु स्वर हैं। फिर उसने यहां पर दिया कि ये दीर्घ स्वर हैं, और फिर जो है इसने यहां पर दिया कि जो है ये आपके पास यहां पर गुरु स्वर है। दूसरा ऑप्शन समझ रहे हैं। एक ही प्रश्न में पूरा तरीके से, जिस प्रकार से आप वॉशिंग मशीन में कपड़े को निचोड़ते हो, ऐसे भी जो है इन्होंने कभी कभी चालू कर दिया। और ऐसे प्रश्न इतना एनालिसिस के साथ में सिंथेसिस वाला आंसर लेना हर किसी की बस की बात नहीं होती है। फिर यहां पर इसने ऑप्शन दिया, वो टाइटल है आपके पास आवृत्ताकार। फिर उसने कहा यहां पर लघु स्वर। फिर उसने यहां पर कहा कि ये जो है आपके पास मूल स्वर। फिर उसने कहा कि ये जो है वो आपके पास ह्रस्व स्वर। चौथा ऑप्शन उसने यहां पर दिया, और वो ये दिया कि ये जो है आपके पास यहां पर वृत्तमुखी हैं, ये जो है आपके पास यहां पर संयुक्त स्वर हैं, ये आपके पास यहां पर गुरु स्वर हैं, और ये जो है वो आपके पास यहां पर कहीं ना कहीं दीर्घ स्वर है। तो ये जो आपके पास इसमें यहां पर ऑप्शन आए, ये बड़ा तगड़ा प्रश्न है। अब आपने जो अभी तक सुना उसके बिहाफ पर आप मुझे इसका आंसर देकर के बताओ, जो ऑनलाइन बैठे हुए हैं वो भी, और जो मेरे पास यहां पर ऑफलाइन बैठे हुए वो भी, कि अगर ये प्रश्न आ जाता कि अ इसमें से कौन से गुच्छे में जाकर के बैठ रहा है, टाइप करके जो है जल्दी से भेजिए, और सामने वाले जो हैं वो यहां पर आंसर बताएं कि इसका आंसर क्या है। जो यहां ऑफलाइन बैठे हुए हैं वो आंसर जो है डी दे रहे हैं, ए दे रहे हैं। अब जो है जो मेरे सामने यहां पर ऑनलाइन बैठे हुए हैं, हिम्मत करें, या तो उत्तर सही होगा या गलत होगा। सीखने की प्रक्रिया में कभी नहीं डरना है। गलतियां होगी बाहर आने दो, नाम की चर्चा होने दो। गलती की थी बाद में उसको सुधार ली। वास्तव में विद्यार्थी वही होता है। तो जो ऑनलाइन बैठे हुए हैं वो इसका आंसर दें कि इसका आंसर जो है आप क्या लेंगे, क्या ए लेंगे, क्या बी लेंगे, क्या सी लेंगे। प्रीति ने आंसर दिया है डी। यहां बैठे हुए दे रहे हैं ए। इसके अलावा और कोई?
हिम्मत करिए भाई, सीखने की प्रक्रिया में शर्माइए मत, नहीं तो शर्माने वालों को पंचवर्षीय योजना लग जाती है। विकास दे रहा है ए, और बाकी लोग जो हैं इसका आंसर और बताएं क्या है। शर्माओ मत, उत्तर देना है, सुना है, रिस्पॉन्स करें, घबराने की आवश्यकता नहीं है। जब अगर हम जैसे व्यक्तित्व अगर आपके साथ खड़े हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। वेरी गुड, अनीता ने इसका आंसर दिया, वो है यहां पर सी। अनीता ने जो इसका आंसर दिया वो है इसमें यहां पर सी। भाई लोगों, जो इसका आंसर ए लगा रहे हैं, आप इसमें कहते हो कि इसका आंसर ये होना चाहिए, सही जवाब है, होना चाहिए, ये होना चाहिए, हाँ, ये होना चाहिए, हाँ, लेकिन वृत्ताकार स्वर थोड़ी है, अवृत्ताकार स्वर है, वृत्ताकार स्वर नहीं है, अवृत्ताकार है। जिन लोगों ने ए लगाया, अवृत्ताकार है, यस, लघु स्वर है, यस, लेकिन दीर्घ नहीं है, गुरु नहीं है। फिर यहां से आगे चलें, आवृत्ताकार है, यस, लघु है, यस, मूल स्वर है, यस, ह्रस्व स्वर है, यस। जिन लोगों ने डी लगाया, वृत्तमुखी नहीं है, संयुक्त नहीं है, गुरु नहीं है, दीर्घ नहीं है, किस प्रकार का स्वर है? तो इसका आंसर जो है वो आपके पास यहां पर प्रॉपर जोन में जो गया वो आंसर आपके पास यहां पर सी है। तैयार रहिए, लीडिंग लेनी है। एग्जामिनेशन हॉल को जो 2 घंटे 3 घंटे का जो समय मिलता है, मजाक न समझे। बेसिकली अपने को सही वाला परफॉर्मेंस करना है, तो इस प्रकार से भी तैयारी करके चले जाओ। कितना निचोड़ेगा, डाल दे गन्ने की चरखी में तो भी वहां से भी जो है बड़े तरीके से बाहर निकल करके आ जाएंगे कि नहीं, हम यहां पर सतही वाले लोग नहीं हैं, हम जो है वहां पर बढ़िया तरीके से, हम जो है बढ़िया तरीके से इसमें आंसर देने वाले लोग हैं, या हम बढ़िया तरीके से एनालिटिक वाले लोग हैं कि हम ऊपर ऊपर पढ़ के नहीं आए। ठीक है, तो कोई बात नहीं। यहां पर जो है अगर आपके पास इस प्रकार की स्थिति अगर आती है तो ये मान कर चलिए कि आपको इसमें, मैंने मान लिया कि आप जो है इसमें यहां पर आंसर देना कम से कम सीख गए हैं, आपने इसमें यहां पर आंसर दिया है। अब यहां से जब अपन इसमें आगे की तरफ चलें तो मैंने एक प्रश्न आपको ऐसे झलक बताई है, ऐसे और प्रश्नों में जो है वो आपका बढ़िया तरीके से एनालिसिस कर लेंगे तो सारी चीजें आपको आ जाएगी। अब एक पॉइंट आपके पास यहां पर बाई चांस अगर इस प्रकार से आ जाए कि ये जो एक शब्द है जिसको लिखा इसमें यहां पर मुखाकृति है ना, एक हेडिंग बनाई है मैंने कि मुखाकृति के आधार पर, अब इसका आखिरी क्लासिफिकेशन है स्वरों का। मुखाकृति के आधार पर स्वर जो है वो आपके पास कितने प्रकार के होते हैं, मुखाकृति के आधार पर आपके पास स्वर कितने प्रकार के होते हैं, तो इसका उत्तर जो है मैं आज दूंगा और आपको होमवर्क दूंगा इसमें कि वो पॉइंट आपको जो है देख करके आना है कि वो क्या है। तो जैसे अपन ने कहा कि मुखाकृति के आधार पर यहां पर बना लिया, वो अपन ने क्या बनाया, आंसर है कि ये 4 प्रकार के होते हैं। ओके, 4 प्रकार के कौन कौन से होते हैं, तो एक अपन ने इसमें यहां पर कहा विवृत, दूसरा आपके पास यहां पर जो आता हुआ दिखाई देता है वो टाइटल है इसमें अर्ध विवृत, तीसरा पॉइंट आपके पास यहां पर आता है वो है इसमें समवृत, और चौथा नाम आता है वो है आपके पास यहां पर अर्ध समवृत। ये जो है आपके पास यहां पर 4 नाम जो है कहीं ना कहीं इसमें आते हैं, एक विवृत, दूसरा अर्ध विवृत, तीसरा समवृत और चौथा जो है वो है अर्ध समवृत। तो जब अगर आपके पास ये 4 पॉइंट हैं तो इन 4 पॉइंट के डेफिनेशंस क्या होती है, थोड़ा सा आप जो है वो नेक्स्ट क्लास के लिए इसमें यहां पर सोचें कि इसका क्या होता है और इनमें यहां पर एग्जाम्पल क्या चलेगा। इसको जो है फिनिश करके फिर हम नेक्स्ट टाइटल आगे वाले दिन आगे वाली क्लास पर चले जाएंगे। ठीक है, तो आज इस पॉइंट को यहीं रोकते हैं। जय हिंद,
जय भारत।